तो देखो हमने इस वाले मॉलिक्यूल की, ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा मॉलिक्यूल है, दोनों कार्बन सेम साइड हैं, तो सिस 2 ब्यूटीन। इसका हमने अभी पूरा एनालिसिस कर लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इसमें स्पेस में ओरिएंटेशन जो है, अगर ये ट्रांस होता तो उसका इससे अलग होता, वो हमने डिस्टेंस से देख लिया जो दोनों कार्बन के बीच में, दोनों वैलेंसीज के बीच में, ठीक है, हमको ये समझ आ गया। अब देखो खास बात यहां पे, ये मेरा जो मॉलिक्यूल है ये 3D मॉलिक्यूल है। ये जो हमने मॉलिक्यूल मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, जो हम देख रहे हैं, ये 3D है, ठीक है, कार्बन 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 और ये दो हाइड्रोजन। बाकी जो दो ऊपर वाले कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसमें भी 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया। अब हम जानते हैं कि कहां पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने जब 2D में मेरे को रिप्रेजेंट करना था इसको, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कुछ बनाया, ये जो मेरे हाथ में है और मेरा ये वाला मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल जिसमें सारे के सारे एटम जो कि मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दोनों कार्बन, ये दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और नीचे वाले दो हाइड्रोजन, सब के सब सेम प्लेन में हैं। तो इसीलिए हम इसको आराम से इस तरह से प्रोजेक्ट कर पाए, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये वाला मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट करना बहुत सिंपल है, किसमें, 2D में, पेपर में। अब देखो आपको चाहिए तो पेपर ही, अगर आपको किसी को समझाना है तो हर जगह अपन तो मॉडल लेके जा नहीं सकते, चाहिए तो अपने को पेपर में रिप्रेजेंटेशन, किसी को समझाना है। जैसे कि अब ये मॉलिक्यूल है, अब यहां पे पहली बात तो फ्री रोटेशन है, ये हमको पता है, ये इथेन है, कार्बन कार्बन दो कार्बन C2 और दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन, तो C2H6 इथेन, फ्री रोटेशन, आराम से हम इसको घुमा रहे हैं। बात समझ आई। अब देखो यहां पे कहानी ये है कि अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको मैं 2D में रिप्रेजेंट करूं, और ये सारे काम करने के तरीके कौन से वाले काम, 3D मॉलिक्यूल का 2D रिप्रेजेंटेशन, इस काम को करने का तरीका होता है प्रोजेक्शंस। बहुत सारे आप नाम सुनोगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश प्रोजेक्शन। ये सारे प्रोजेक्शन आते कैसे हैं, पहले अपन ये समझेंगे और फिर अपन समझेंगे अलग अलग प्रोजेक्शंस को पूरे डिटेल में। अच्छा, मेरे सामने ये मॉलिक्यूल है, इसका मेरे को आइसोमेरिज्म देखना है, और ये कौन सा वाला आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंट क्या होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन। अब सिंगल बॉन्ड के अराउंड ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है, एक केस में ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, मतलब एक दूसरे के सामने है ये। अब अगर मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इसको घुमा दिया, तो अब इस हाइड्रोजन के सामने कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जो हमारा ये हाइड्रोजन है घूम के नीचे चला गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब चेंज हो चुका है। खास बात यह है कि ये सब इंटर कन्वर्टेबल है, ऑल द टाइम ये बॉन्ड घूमता रहता है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है इसको घूमने के लिए, पर फिर भी क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी में डिफरेंस आता है, वो कैसे आता है अभी अपन समझेंगे, इसीलिए हम कुछ स्पेशल कॉन्फॉर्मेशंस को समझते हैं, और उनको समझने के लिए अपने को प्रोजेक्शन समझना होगा, क्योंकि अपन तो वापस से पेन पेपर में ही समझेंगे, ठीक है, 2D में ही समझेंगे। तो अपन ये देखते हैं कि प्रोजेक्शंस बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो हमको लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी, तो कर दें 1 2 3। अब हम क्या करें, आपको सामने एक कर्टन दिख रहा है जिसके ऊपर हम, जो हमारा इथेन का मॉलिक्यूल है, ये आया हमारा इथेन का मॉलिक्यूल, इसके प्रोजेक्शन लेने वाले हैं, आपको दिख रहा है, ये वही है हमारा मॉलिक्यूल। देखो कार्बन, ये कार्बन और ये वाला कार्बन, दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो मेरे हाथ के कारण छुप रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, टोटल मिला के इसमें 6 हाइड्रोजन है। आपको मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला हमारे सिनेरियो क्या था कि जो मेरे दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के सामने हैं। अब अगर मैं लाइट को प्रोजेक्ट करूं एकदम ऐसे कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को फेस करते हुए, और लाइट भी इसी एंगल में है, यहां से मैं लाइट मार रहा हूं इस वाले कार्बन से इस वाले तरह से, तो मेरा जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो देखो, आपको क्या दिख रहा है कि जो आगे वाला हाइड्रोजन है उसने पीछे वाले हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर लिया है, पूरा का पूरा एक्लिप्स कर लिया है, पीछे वाला हाइड्रोजन हमको दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन तो है, पर ये वाला प्रोजेक्शन ऐसा है कि पूरा का पूरा एक्लिप्स हो गया है आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको प्रोजेक्ट करने का, क्या कि आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को पूरा का पूरा एक्लिप्स कर लिया। तो ये कौन सा वाला हो गया, फ्रंट व्यू। हमने एकदम
मॉलिक्यूल के आगे लाइट लगाई है जिससे कि जो उसकी शैडो बन रही है वो इस तरह की बन रही है। तो अभी हमारे काम का ये जो प्रोजेक्शन है ये कहलाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला था कि फ्री रोटेशन है तो ये बॉन्ड घूम सकता है। जैसे ये बॉन्ड घूमा, थोड़ा सा हम इसको और घुमा देंगे, तो जो दूसरा हमारा काम का प्रोजेक्शन बनता है वो ये वाला प्रोजेक्शन बनता है, और ये भी न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इसमें बस ये है कि अब जो ये वाला हाइड्रोजन है, आगे वाला जो हाइड्रोजन है, ये पीछे वाला हाइड्रोजन के सामने नहीं है, जिसको मैंने ये अपनी फिंगर से मैं दिखा रहा हूं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में ये दोनों है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन का सेकेंड वाला पार्ट हो गया जो हमारे लिए अभी इंटरेस्टिंग है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं, पर क्या कोई मुझको साइड व्यू लेने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, तो मैं इसका साइड व्यू भी ले सकता हूं। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने फ्रंट व्यू बढ़ा दिया, फिर आप हमको पढ़ाने की नंबर ऑफ चीजें बढ़ा क्यों रहे हो? हमने फ्रंट व्यू पढ़ लिया, हमको दिख गया हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साइड में हाइड्रोजन, इस साइड व्यू की क्या जरूरत आ गई? तो इस साइड व्यू की जरूरत यह है कि फ्रंट व्यू में तो हमको पता ही नहीं लग रहा था कि भैया मॉलिक्यूल 3D में दिखता कैसा है। फ्रंट व्यू दिखाता हूं आपको। इस हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को छुपा लिया, हमको कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है कि 3D में मॉलिक्यूल दिखता कैसा होगा। उसके लिए हमको इस साइड व्यू की जरूरत है। किसकी जरूरत है? इस साइड व्यू की जरूरत है। यहां पे हमको थोड़ी बहुत फील आ रही है 3D की। तो ये वाला जो साइड व्यू है ये कहलाता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, और ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमको 3D की फील देता है। तो लाइट को हमने प्रोजेक्ट किया, हमारी एक स्क्रीन पे शैडो बनी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। तो अब इसको हम अलग अलग करके पढ़ना शुरू करते हैं। 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D मॉलिक्यूल, ये हमको देखना है प्रोजेक्शंस के थ्रू। ठीक है, हमने क्या किया कि जो प्रोजेक्शंस किए थे उनका स्नैपशॉट ले लिया। हमने लाइट मारी थी हमारे मॉलिक्यूल पे, एक 2D स्क्रीन पे उसका प्रोजेक्शन बना था, हमने उसके स्नैपशॉट ले लिए ताकि अब हम उनको इंडिविजुअली एनालाइज कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो अब हमको 2D रिप्रेजेंटेशन देखना है 3D मॉलिक्यूल का। ठीक है, हमने देखा कि अगर हम हमारे मॉलिक्यूल के सामने लाइट रखेंगे और उसको पीछे एक 2D स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उस 3D रिप्रेजेंटेशन का हमको एक 2D में तरीका मिल जाएगा जो उसकी शैडो बनेगी उसके थ्रू, है ना। ठीक है, तो उसमें कुछ फॉर्म जनरेट होती हैं कि अगर मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं तो न्यूमैन बनेगा, अगर मैं साइड व्यू देख रहा हूं तो सॉहर्स बनेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये मेरा कौन सा व्यू है? ये मेरा फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू है ये मेरा फ्रंट व्यू है। इसमें क्या बन रहा है? न्यूमैन बन रहा है। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को पूरा का पूरा एक्लिप्स कर लिया है। तो ये मेरा जो तरीका है, ये तो मेरी अभी शैडो है, इसको मेरे को न्यूमैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो इसको किस तरह से दिखाता है? शैडो में तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि पीछे भी एक हाइड्रोजन है, पर प्रोजेक्शन बनाते टाइम तो हमको कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि हमको दिख जाए कि पीछे भी एक हाइड्रोजन है, आगे भी एक हाइड्रोजन है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे अब किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। इस व्यू में हमको क्या दिख रहा है कि आगे वाला हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को पूरा का पूरा शैडो कर लिया है, एक्लिप्स कर लिया है। ठीक है, देखो ये मेरा मॉलिक्यूल और ऊपर जो है 2D स्क्रीन पे जो है उसकी शैडो। बात समझ में आई? अब देखते हैं कि मैं इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कैसे करूंगा। सिर्फ शैडो अभी हमारे काम की, क्योंकि हमको तो 2D से मतलब है। तो इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है? हमारा मॉलिक्यूल है ये मैंने उठा लिया मॉलिक्यूल। इसमें आगे वाला कार्बन है एक, और ये पीछे वाला कार्बन है। आगे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन। तो जो आगे वाला कार्बन है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं एक डॉट से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं? ये मेरा डॉट आ गया, देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक डॉट से। ठीक है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज हैं? 1, 2, 3। वो तीनों वैलेंसीज आप बना दो, ये तीनों वैलेंसीज बन गई। इन तीनों वैलेंसी पे कौन लगा है? हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो आगे वाले कार्बन की तो मेरी प्रॉब्लम खत्म, मैंने उसको 2D में दिखा दिया। अब प्रॉब्लम बचती है पीछे वाले कार्बन की। अगर मैंने एक और डॉट लगा दिया आगे वाले कार्बन के पीछे तो मेरे को कुछ नहीं दिखना। तो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट अगर मेरे को करना है तो मैं एक चालाकी करूंगा जो कि न्यूमैन ने हमको सिखाई है, और वो चालाकी है कि आप पीछे वाले कार्बन को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो। इस सर्कल से रिप्रेजेंट हमने किया, और इसकी कितनी वैलेंसीज निकल रही है? एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, और ये तीसरी वैलेंसी। तो 3 वैलेंसी इसकी भी है, और हम उसको एक डैश लाइन से बनाते हैं। और ये डैश लाइन जो आपको दिख रही है, इन तीनों पे भी हाइड्रोजन जोड़ा है, तो हम उन तीनों पे भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे।
तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ? न्यूमैन प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन हुआ? न्यूमैन प्रोजेक्शन। उन्होंने हमको ये टेक्निक सिखाई। आगे वाला कार्बन पॉइंट से रिप्रेजेंट, पीछे वाला कार्बन एक सर्कल से रिप्रेजेंट, और फिर उनकी वैलेंसीज बना दो। इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को पूरा का पूरा छुपा रखा है। ठीक है, जैसे एक्लिप्स होता है ना कभी कभी, तो क्या होता है कि मून सन के सामने आ जाता है कभी कभी, तो हम उसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये भी वहीं से नाम आया है। ठीक है, पर हमको पीछे वाले हाइड्रोजन को तो दिखाना है क्योंकि मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। अब देखो इस केस में तो ये मेरा जो केस है, दोनों हाइड्रोजन जो है एक के पीछे एक लगे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है ये, जब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको ध्यान रखनी है। जो ये मेरा आगे वाला कार्बन है, ये मेरा जो आगे वाला कार्बन है, ये हमेशा फिक्स रहता है। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में आगे वाला कार्बन हमेशा फिक्स रहता है। हम सिर्फ पीछे वाले कार्बन को रोटेट करते हैं, उसके रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है। अब यहां पे क्या है? हाइड्रोजन यहां पे दूसरे वाला हाइड्रोजन की डिस्टेंस हमने बढ़ा दी। अब इट इज नो मोर एक्लिप्सिंग। ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं फ्रंट व्यू कैमरा रखूंगा, अगर मान लो लाइट रखूंगा, अगर मेरी लाइट ये जो मैंने पकड़ रखा है ये मेरी लाइट है सपोज करो, तो ये एकदम फ्रंट व्यू रहेगा। पर अब क्या ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को पूरा ढक पाएगा? नहीं, क्योंकि सामने ही नहीं है, तो ढकेगा कैसे? और ये आपको शैडो में भी दिख रहा है, हमको 6 के 6 हाइड्रोजन उस शैडो में दिख रहे हैं। तो ये भी न्यूमैन ही है। अब हमको इसको न्यूमैन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये आ गई मेरी शैडो, बढ़िया एकदम। न्यूमैन में क्या होता है? आगे एक पॉइंट, पीछे एक सर्कल, और सारी की सारी वैलेंसी वैसी की वैसी। आगे एक पॉइंट, पॉइंट पे तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, पीछे सर्कल, उससे तीनों हाइड्रोजन निकले हुए हैं। यहां पे कोई हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन के सामने नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन अभी लिखेंगे, आप उसकी चिंता मत करना। अभी बस आपको मैं नाम से जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। वो केस जहां पे फ्रंट वाला कार्बन हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, हाइड्रोजन में से घुमाएं, तो वो केस जहां पे कि हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे, वो स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ही है ये भी। अब हमने देखा था कि यार ये तो बड़ा 2D सा फील है। नहीं, 3D मॉलिक्यूल भी तो हमको देखना है। तो 3D शेप देखने के लिए, 3D का फील करने के लिए हम उसका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं, जो कि साइड व्यू से बनता है। किससे बनता है? अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को, तो वो इस साइड व्यू से बनता है, जो कि आपको दिख रहा है। यहां पे 3D फील आ रही है। देखो इसकी शैडो देखते हैं अपन, ये मॉलिक्यूल है, इसकी सिर्फ शैडो को अगर अपन देखें, देखो ये आ गई, तो यहाँ पे 3D की फील आ रही है। हमको दिख रहा है कि किस तरह से स्पेस में कार्बन और हाइड्रोजन अरेंज्ड हैं। इसको बोला जाता है, ये जो प्रोजेक्शन है 2D में मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। अगर आपको कभी इसको ऐसे बनाना हो तो आप इसको ऐसे बनाओगे, और ये कहलाता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। थोड़ा सा ये हॉर्स की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम ऐसा आया है। अगर उसको ध्यान से देखो और फिर घोड़े को विजुअलाइज करो तो थोड़ा थोड़ा वैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम वहां से आया है। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्शन हो गए। 2D फील लेनी है, ये देखना है कि यार हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप न्यूमैन को लो। और अगर 3D फील लेनी है, यहां पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये प्रोजेक्शन 3D फील देने के लिए बना हुआ है, तो आप जो है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाओ। ठीक है, तो अब हम रेडी हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करने के लिए। कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, उसके पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है, वापस से अपन मॉलिक्यूल ले आते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन विच द आइसोमर्स कैन बी इंटरकन्वर्टेड जस्ट बाय रोटेशंस अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। ये वाली मेरी फॉर्म, एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन, ये मेरी फॉर्म मैंने रोटेट किया, अब हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है, एंगल बढ़ गया है, तो ये दूसरी फॉर्म हो गई। ये सिर्फ इंटर कन्वर्ट हो रही है फ्री रोटेशन के थ्रू। हमने जब एल्कीन को देखा था, यहां पे कोई फ्री रोटेशन नहीं थी। अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको बॉन्ड्स को चेंज करना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है उसको तोड़ना पड़ेगा। पर इस केस में कुछ भी नहीं है, फ्री रोटेशन है। तो फ्री रोटेशन वाले केस में हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक फॉर्म देखा। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको पढ़नी है, वो है वैलेंसी ट्रायंगल। देखो, अगर आप में से सिर्फ आगे वाले कार्बन पे फोकस करो, पीछे वाले को अपन छुपा लेते हैं। ये मेरा आगे वाला कार्बन है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल बन जाएगा।
वो ही ट्राइंगल कहलाता है वैलेंसी ट्राइंगल। देखो ये मेरा ब्यूटेन है, मैंने CH3H और H को जोड़ दिया, तो ये क्या बना मेरा वैलेंसी ट्राइंगल। क्या बना वैलेंसी ट्राइंगल। ठीक है, पीछे वाले को जोड़ दूंगा मैं, जो पीछे वाले कार्बन की तीनों वैलेंसीज है, तो वो अपना अलग वैलेंसी ट्राइंगल बनाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये कैसे बना ये भी हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो अब एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, फाइनली हम एक्लिप्स पे आ गए। इतनी देर से हम एक्लिप्स नाम सुन रहे थे, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। दो वैलेंसी ट्राइंगल, सो इसकी डेफिनेशन में हमको बस एक बात याद रखना है कि आगे वाले हाइड्रोजन ने पीछे वाले हाइड्रोजन को छुपा लिया है। सो इन विच टू वैलेंसी ट्राइंगल हमने देखा था, एज वेल एज मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू कान-इनगोल्ड प्रीलॉग रूल या फिर CIP रूल इन शॉर्ट आर सुपर इम्पोज्ड एंड नोन एज एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। ये आपके सामने क्या आ गया, इथेन। एक हाइड्रोजन ने, आगे वाले ने पीछे वाले को पूरा का पूरा ढक रखा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। दूसरी डेफिनेशन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। स्टैगर्ड में क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर रहे थे, एक्लिप्स नहीं हो रहा था, सारे हाइड्रोजन विजिबल थे। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ये, कॉन्फर्मेशंस इन विच वैलेंसी ट्राइंगल आर अपोजिट एंड मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑल्सो अपोजिट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे, मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी अपोजिट होना चाहिए है। जब मैं आपको कॉन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन के बारे में बताऊंगा तब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है कि वैलेंसी ट्राइंगल अपोजिट और मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी अपोजिट। तो हम इसको स्टैगर्ड या फिर एंटी कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी अपोजिट होना चाहिए है। हाइड्रोजन इसमें मेरे को आगे वाला कार्बन मेरा फिक्स्ड है, पीछे वाले कार्बन को मैंने घुमाया तो ये देखो इस वाले हाइड्रोजन के अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया स्टैगर्ड फॉर्म या फिर स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। ठीक है, तो वैलेंसी ट्राइंगल भी अपोजिट, एक ट्राइंगल ऊपर दूसरा ट्राइंगल नीचे, तो वैलेंसी ट्राइंगल अपोजिट और मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप भी अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हो गया। किसका स्टैगर्ड था ये इथेन का स्टैगर्ड था। पर अगर आप मान लो मैं ब्यूटेन को ले आऊं तो ब्यूटेन में मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दोनों केस में कार्बन के ऊपर लगा हुआ कार्बन ही होने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको ब्यूटेन दिखाऊं, ब्यूटेन अपन बनाते हैं इथेन से, ये मैंने दो हाइड्रोजन हटाए और मैं उसकी जगह क्या लगाने वाला हूं, मैं उसकी जगह लगाने वाला हूं दो कार्बन को। ठीक है, तो अपन दो कार्बन लगा लेते हैं। तो मेरे ये दो कार्बन लग गए। ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। अब मेरे को इसको पूरा 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा पीछे वाले कार्बन को, क्योंकि आगे वाला कार्बन फिक्स रहता है। अब इस केस में देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अपोजिट है, मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। इस कार्बन पे मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, कार्बन होगा EZ में हमने CIP रूल्स पढ़े थे, उससे एटॉमिक नंबर से देख लेते हैं। तो आगे वाला कार्बन जो ये वाला कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का। पीछे वाले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का। तो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन हो गए, दोनों के केस में कार्बन हो गए। तो ये वाला ही कॉन्फर्मेशन स्टैगर्ड कहलाएगा। यहां पे एक केस और हो सकता था जब मेरा कार्बन से हाइड्रोजन अपोजिट होता। अभी भी हाइड्रोजन अपोजिट तो है, पर ये हम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट नहीं है। इसमें क्या है, मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट नहीं है, तो ये स्टैगर्ड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। तो इक्लिप्स फॉर्म, पीछे वाले कार्बन को घुमाया तो स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। ये रहा आपके सामने कंपैरिजन। इक्लिप्स फॉर्म जो लाल वाले हैं वो हाइड्रोजन है, ठीक है, और जो काले वाले हैं एटम वो कार्बन है। तो इक्लिप्स फॉर्म में सब एक के पीछे एक, और स्टैगर्ड फॉर्म में हमने घुमा दिया है सच दैट कि सारे के सारे हाइड्रोजन विजिबल हैं, कोई भी एक दूसरे को नहीं छुपा रहा है, फ्रंट व्यू है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो स्क्यू कॉन्फर्मेशन भी कुछ आया। ऑल अदर कॉन्फर्मेशंस, जो कि ये क्या है, एक्लिप्स छुपा लिया, ये क्या है, स्टैगर्ड अपोजिट में हो गए। पर
ये भी कोई सा कॉन्फर्मेशन है, इसमें एक्लिप्स नहीं हो रहा और ना ही ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, ठीक है। वैलेंसी ट्रायंगल अपोजिट नहीं है इसमें। मैंने जस्ट थोड़ा सा घुमाया, देखो ये मेरा एक्लिप्स हुआ, एक्लिप्स पे मैंने 1 डिग्री बस सिर्फ थोड़ा सा घुमाया, वो कौन सा कॉन्फर्मेशन है? वो कॉन्फर्मेशन होता है स्क्यू कॉन्फर्मेशन, ठीक है। दो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। उसके अलावा जितने भी पॉसिबल है, फ्री रोटेशन है, पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। तो जब 0 डिग्री था, मतलब जब एक के सामने एक थे, तब हमने बोला एक्लिप्स। हमने पूरा 180 डिग्री घुमा दिया तो हमने बोला स्टैगर्ड, मतलब या फिर एंटी। पर इसके अलावा मैंने 1 डिग्री घुमाया तो एक बनेगा, 2 डिग्री घुमाया तो एक बनेगा, 3 डिग्री घुमाया तो एक बनेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्क्यू कॉन्फर्मेशन कितने हो गए? 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में कितने नंबर ऑफ एंगल्स पॉसिबल है? आप तो मेरे को ये बताओ, मैथ्स में आप सब नंबर लाइन पढ़ के आए हो, मेरे को पता है। 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स पॉसिबल होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होते हैं सर? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से लेकर 0.9 से लेकर 1, 10 नंबर तो ये हो गए। पर 0 और 0.1 के बीच में भी 0.01, 0.02, 0.03, फिर 0.01 और 0.02 के बीच में 0.001, 0.002। इसके आगे की कहानी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, आप सब मैथ्स जानने वाले लोग हो। तो इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशन हो सकते हैं। हमारे काम के कौन कौन से हैं? इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड। बात समझ में आई? तो ये दोनों हमारे काम के कॉन्फर्मेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ये हम इतनी देर से देखे जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने साइड व्यू बनाया, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पहले ये हमने सॉहॉर्स में कन्वर्ट किया, सॉहॉर्स का इक्लिप्स और सॉहॉर्स का स्टैगर्ड, ठीक है। देखो इसमें इतनी फील नहीं आ रही जितनी न्यूमैन में आती है, हाइड्रोजन की पोजीशन की, पर 3D की फील बिल्कुल आ रही है। तो इक्लिप्स से 60 डिग्री घुमाने पर स्टैगर्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये मैंने 60 डिग्री घुमाया, इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये किसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इथेन का, ठीक है। अब न्यूमैन आ गया, 60 डिग्री घुमाया, क्या बन गया? क्या बन गया? इक्लिप्स से स्टैगर्ड, ठीक है। तो इतने से मैं एंगल की बात कर रहा हूं, उसको बोलते हैं डायहेड्रल या टॉर्शनल एंगल। जितने एंगल से मैं घुमा रहा हूं, जितने एंगल से मैं, ये तो आगे वाला है इसको नहीं घुमा सकते, जितने एंगल से मैं घुमा रहा हूं, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है डायहेड्रल या टॉर्शनल एंगल। जैसे कि एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम इज नोन एज डायहेड्रल और टॉर्शनल एंगल। ये डेफिनेशन हो गई। दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच की एंगल को हम क्या बोलते हैं? दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के एंगल को टॉर्शनल एंगल। तो ये रहा मेरा एंगल, 60 डिग्री का ये मेरा एंगल है। ये जो एंगल है यहां पे जो है ये कहलाता है क्या? डायहेड्रल एंगल, दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच का एंगल।